जम्मू कश्मीर के इतिहास में हर कोई ये जानता है कि 1990 के दशक में जो कश्मीर में हुआ उसका साफ तौर से जो कनेक्शन था वो था कश्मीर से हिंदुओं का पलायन करना और वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या को कम करना। हालांकि इस तरह का प्रयास जम्मू संभाग के साथ भी किया गया जो शायद लोगों को समझ में कम आया, लेकिन जैसे जैसे रसाना कांड की कहानी जो है वो आगे बढ़ती गई तो लोगों को ये समझ जरूर आ गया कि 1990 के दशक में जो कश्मीर में हुआ शायद वैसा ही प्रयास जम्मू संभाग में करने के लिए रसाना कांड को बुना गया था। हालांकि एक किताब इस पर लिखी गई है, प्रोफेसर मधु पूर्णिमा कुशवाहा जी ने लिखा है और काफी कड़वी सच्चाई इस किताब में लिखी है। वो सारी कड़वी सच्चाई वो शायद जम्मू संभाग के 90% से ज्यादा जनसंख्या जानती तो थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी और ये समझ रही थी कि आखिर कश्मीर जैसे हालात जम्मू में करने के लिए उसके पीछे छिपा कौन है। और सुगबुगाहट से उस पूरी कहानी को दिमाग में हर कोई रखे हुए था, लेकिन एक दूसरे के साथ बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन अब इस किताब के माध्यम से वो सारी सच्चाई बाहर आ रही है। हमारे साथ प्रोफेसर मधु पूर्णिमा कुशवाहा जी मौजूद हैं जो कि अकेडमिशियन हैं तथा साथ में ऑथर है। मैं एक तो आपने पहले बहुत ही हिम्मत वाली काम किया है, जो कि शायद कोर्ट में भी अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें कोर्ट ने भी जाहिर की जो लोगों के दिल में नहीं उतर रही थी, लेकिन लोग घबरा रहे थे कि आखिर हम किस तरह से इन बातों को सामने रखें। इस किताब के माध्यम से आपने कई कड़वी सच्चाई की है। सबसे पहले मैं संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि इस पूरी किताब में जो कि कई सैकड़ों पन्नों की है, 640 पेजेस की, उसे यदि आपने 2 या 3 मिनट में संक्षिप्त में बताना हो, आप किस तरह से बताएंगे? देखिए, संक्षिप्त में मैंने बताना हो तो मैं कहूँगी इस किताब के 3 मुख्य भाग हैं जी। नंबर 1 कि चार्जशीट जिसके आधार पे 8 लोगों को इनकार्सरेट किया गया और कहा कि ये गैंग रेप और मर्डर में, एक बच्ची के मर्डर में लिप्त हैं जी। तो वो चार्जशीट कितनी ऊल जुलूल, कितनी नॉनसेंसिकल थी और कोई भी अगर ढंग से उसको 2 मिनट लगा के पढ़ता तो उसके माथा ठनक जाता कि अगर झूठ ही बुलवाना था महबूबा मुफ्ती सरकार ने पुलिस से, तो कम से कम इंटेलिजेंटली तो किया जा सकता था झूठ। दे डिड नॉट इवन बॉदर कि हम कोहेरेंट इंटेलिजेंट नैरेटिव बनाएं जो बिलीवेबल हो। क्यों? क्योंकि उनको ये विश्वास था कि हमारी सत्ता है, हम तो राजा लोग हैं। ये मुस्लिम्स को है ही कि हम राजा लोग हैं, हिंदुओं का क्या है, मूर्ख हैं, इनको पटाना, इनको पपेट बनाना बड़ा आसान है और ये करते आए हैं। इस देश में इतने फेक नैरेटिव्स चले हैं, जैसे मोदी के खिलाफ भी 2002 का जो फेक नैरेटिव चला था दंगों के बाद, उसमें भी ऐसी ही किताब मैंने लिखी थी जिसमें मैंने सिद्ध किया था कि मोदी जी ने तो बड़ी सीरियसली दंगे रुकवाए थे, हिंदुओं का दमन किया था दंगे रुकवाने में, और ये उल्टा और सिर पे चढ़ा के रखा था मुसलमानों को। मेरी किताब है मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, वो फेक नैरेटिव भी मैंने डे बाय डे क्या क्या मोदी जी कर रहे थे और क्या क्या इनके ऊपर आरोप लगाए जो बेबुनियाद थे, वो भी मैंने ही किताब लिखी थी और उससे बहुत असर पड़ा था, एक पूरा सी चेंज आया था नैरेटिव में। अब मोदी जी खुद विक्टिम होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा, उनको कह दिया कि वो इसमें लिप्त नहीं थे, उसके बाद भी आज भी उनको बुचर ऑफ गुजरात, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाती है। तो फेक नैरेटिव के भोगी होने के बाद, विक्टिम होने के बाद भी मोदी जी नहीं समझे कि ये फेक नैरेटिव में बीजेपी का साथ नहीं होना चाहिए। तो उस चार्जशीट की मैंने धज्जियां उड़ाई है। नंबर 2 जो सेक्शन है वो है कि ये फेक नैरेटिव कैसे शुरू हुआ, किस किस का हाथ था, कौन इसका एको चेम्बर था। जैसे महबूबा मुफ्ती ने केवल हिंदू महिलाओं का और हिंदू जर्नलिस्ट का ही इस्तेमाल किया, जैसे अफसर भी उसने बहुत से हिंदू ही आगे खड़े किए गलत काम करवाने में। इसी किस्म से मीडिया के भी जो, जिनको आजकल हम प्रेस्टिट्यूट भी कहने लगे हैं, सारे हिंदू, प्रोमिनेंट हिंदू जर्नलिस्ट, और जम्मू की भी 2 लड़कियां, अनुराधा भसीन, लड़कियां तो नहीं कहना चाहिए, और 2 महिलाएं, और दीपिका रजावत जो थुस्सू, तो इनका 2 हिंदू फेसेस यहाँ से भी खड़े किए अपना झूठा नैरेटिव चलवाने में। मुस्लिम फेस केवल एक था, तालिब हुसैन, बकरवाल कम्युनिटी का, जो गुंडा, मवाली, हिस्ट्री शीटर, रेपिस्ट, सीरियल रेप्स किए उसने, जम्मू यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट हुआ, एक्सपेल हुआ क्योंकि वहाँ मर्डर का केस उसके ऊपर लगा हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर का। ऐसे उसके कितने अपराध हैं
बीवी ने केस किया हुआ है उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का और क्या क्या नहीं। ऐसे व्यक्ति को हीरो बना के ये सारा मीडिया, जो मीडिया सेलिब्रिटीज़ हैं, कैसे इन्होंने पूरा सारा एको चेम्बर बनाया, किसने किस दिन को शुरू किया, वो एक मायने में इन्वेस्टिगेटिव काम है। सोशल मीडिया की पुरानी रिपोर्ट्स को खंगाल के नाम लेके बरखा दत्त का रोल, निधि राजदान का रोल, आरती टिक्कू का रोल, राहुल पंडिता, सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई, इनका सारा, और इंदिरा जयसिंह का क्या रोल रहा, ये जो सारे इन्होंने इकट्ठे किए वो नाम लेके मैंने सबके डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स बताए हैं। तीसरा जो सेक्शन है वो है जजमेंट। पठानकोट के जज ने जो बहुत ही अन्यायपूर्ण और माइंडलेस जजमेंट है, मगर किसी भी सभ्य समाज में ऐसे व्यक्ति को मैं बड़ा सख्त शब्द इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसको किसी कोर्ट का चपरासी भी नहीं रखना चाहिए जिस लेवल का इसने घटिया काम किया है। और ये बहुत करप्ट जज है और पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने इसके ऊपर इंक्वायरी भी चलाई हुई है। इसका पास्ट भी खराब है और ये जो अभी का काम इसने किया है, तो उसकी जजमेंट की भी मैंने बखिए उधेड़े हैं। यानी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि कोई स्टिंग ऑपरेशन किया हो। मैंने सरकारी दस्तावेज जो इन्होंने टेस्टिमनीज ली गवाहों की, तथाकथित झूठे सच्चे, वो सारे पुलिंदे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के सिद्ध किया है कि किसी भी तरह से ये 8 लोग तो लिप्त थे ही नहीं, दूर दराज इनमें से किसी को नाम भी नहीं पता था ऐसी लड़की कोई है, तो उसको अबडक्ट करना, उसको मारना, ये वो तो उनके बस की बात, या मतलब उनकी इमेजिनेशन से भी बाहर है। और ये बहुत साफ इशारा करती है मेरी किताब कि अगर असली किलर्स को आपने पकड़ना है, सज़ा देनी है जो अभी तक नहीं दी गई, तो महबूबा मुफ्ती की तहकीकात होनी चाहिए, इसके सेल्फ डिक्लेयर्ड फैमिली की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि असली पेरेंट्स भी नहीं हैं। कहते हैं बाद में बताया अडॉप्टेड हैं, पर अडॉप्टेड किसके हैं वो कभी सामने ठीक से नहीं सिद्ध हो पाया, किसकी बेटी थी। और साथ में तालिब हुसैन, इन तीनों को अगर ढंग से इन्वेस्टिगेट NIA करे तो आपको सही किलर्स तक पहुंचाया जा सकता है, नहीं तो अभी तक तो मासूम ही फंसे हुए हैं। तो ये है मेरी मोटी मोटी किताब। और ये फेक नैरेटिव्स चलाना ये इस्लामियों की फितरत है। उनका मज़हब उनको इजाज़त ही नहीं देता अलतकिया करके कि डिसीव करो, झूठ बोलो, लूटो, खसोटो, लड़कियां अगवा करो, जैसे केरला स्टोरी में अब आपने देखा आया है। ये मज़हब कहता है ये करके ही आप अपना मज़हब फैलाओगे। तो ये जो मिशन गज़वाए हिंद पाकिस्तान चला रहा है 47 से, पाकिस्तान जो क्रिएट हुआ इसीलिए कि हमने अब ये हमारे पास ये कोई नेशन स्टेट नहीं है पाकिस्तान, हम गलत फहमी में मत पड़े कि वो पाकिस्तान कोई नेशन स्टेट है और इसलिए हमारे मूर्ख नेता कहते हैं पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट। वो नेशन स्टेट है ही नहीं। इट्स अ लॉन्च पैड फॉर टेरर, इट्स अ लॉन्च पैड फॉर लॉन्चिंग फॉर स्प्रेडिंग इस्लाम थ्रू टेरर, थ्रू लूट, थ्रू प्लंडर, लैंड जिहाद, सेक्स जिहाद, वोम जिहाद और फोर्स्ड कन्वर्शंस। ये सब ये एजेंडा है पाकिस्तान का, उसमें वो बहुत सक्सेसफुल है और इंडिया फेल कर रहा है। हम मूर्ख हैं कि हम सोचते हैं हमने अच्छे IIT बना लिए तो हम बड़े सक्सेसफुल हो गए। नहीं, कब्जा वो कर रहे हैं आपके मीडिया पे, आपकी यूनिवर्सिटीज़ पे, आपके सारे पॉलिटिकल नैरेटिव पे, आपकी पार्लियामेंट पे, जुडिशरी पे, पुलिस पे। इसमें आपको साफ दिख रहा है सारे केस में, मैंने जो एविडेंस दिया है कि पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी सब मिलके और पॉलिटिकल क्लास सब इनके इशारों पर नचवाते हैं। ये तो इंडिया इज़ अ फेल्ड स्टेट मैम, लेकिन नॉट पाकिस्तान इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मिशन। जी मैम, लेकिन चार्जशीट में आपको ऐसे कौन से पॉइंट खासकर आपको फोकस लगे जिस वजह से आपको लगा कि नहीं इसके ऊपर मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इसके ऊपर एक बुक लिखी जा सकती है? देखो, सबसे पहले तो ये कि जो दिल्ली का मीडिया था वो कभी जम्मू नहीं आए, वो मैंने ट्रेस किया कि जम्मू नहीं आए। कथुआ तो उनको स्पेलिंग भी नहीं पता था, फिर भी दिल्ली में बैठ के स्पून फेड नैरेटिव है और उसमें कानून का उल्लंघन करते हुए
उन सब ने, बरखा ने, निधि ने, राजदान ने, राजदीप ने, जावेद अख्तर ने, अक्षय कुमार ने, कितने ये जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, सभी ने लड़की के नाम और फोटो के साथ, और बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हुए और प्लैकार्ड लेके सेलिब्रिटीज खड़े हुए, आई एम अशेम्ड, आई एम हिंदुस्तान, हमारी बेटी नाम लेके, फिर फोटो, हर डेमोन्स्ट्रेशन में उसकी फोटो है जो कानून के खिलाफ था। बीबीसी ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उसका नाम और फोटो अगर छापा है, तो इसका मतलब एक ग्लोबल माफिया काम कर रहा है। इससे मेरा माथा ठनका। अब चार्जशीट में क्या बात थी, जिसको पढ़ के तो मुझे विश्वास हो गया कि बिल्कुल झूठ सरासर। वो सबसे पहला चार्जशीट के 3 पन्ने, जो पहली चार्जशीट आई थी, उसके अनोखी, अब आप खुद ही, आपके ऑडियंस भी जज करेंगे जी। वो कहा गया कि शुभम नाम का एक लड़का है जिसको 17 जनवरी 2018 को बॉडी मिलती है, और 18 जनवरी को उसको घर से घसीट के ले जाते हैं, और फिर पुलिस करार करती है, डिक्लेयर करती है कि हमने क्रैक कर लिया केस को, यही बंदा था। ये 17 साल का जो लड़का है, जुवेनाइल बोलते हैं, इसने लड़की को इस बहाने से क्या बोलते हैं, फंसाया कि मैं तेरे घोड़े ढूंढ देता हूँ। उसके घोड़े गुम गए थे, वो चराने आई थी जी। और उसके साथ घूमता रहा थोड़ी देर, फिर 6:30 बजे शाम को कहता चल मेरे गांव में चल। और गांव के बीचों बीच जो रसाना है, 15-16 घरों का एक छोटा सा हैमलेट है, वहाँ बीचों बीच एक तबेला है जहाँ पे सांजीराम का परिवार अपनी गाय भैंस बांधता है जी। और उसका टूटा सा दरवाजा, बिल्कुल गरीब सा तबेला। कहा गया कि इस तबेले में उसने उसको लटाया, लड़की को उसके सलवार के नाड़े से उसके पांव बांधे, हाथ रस्सी से बांधे, मुंह में रुमाल डाला। वो लड़की ना भागती है, ना चिल्लाती है, ना मना करती है, पॉसिबल नहीं है। फिर वो रोज शाम को घर से चोरी करके, कहते हैं, खाना लेके आता था, खिलाता था, मिल्की वे की टॉफी भी खिलाता था, पर छेड़खानी कोई नहीं की उसके साथ। 6 दिन तक उसको खाना खिलाता रहा, बांधता रहा, खोलता रहा, ना वो चिल्लाई ना वो रोई। और आप बताओ, तबेले में रोज सुबह शाम लोग आ रहे हैं, किसी को पता नहीं चले। वो लड़की भागी क्यों नहीं, है ना? एक छोटे से नाड़े से उसको बांधा है, तो शोर नहीं कर सकती थी। उसको खाना जब खिलाने, फिर रात को उसको कहते हैं चार्जशीट में कि उसको घुमाने ले जाना जाता था ताकि वो कॉल टू नेचर, पॉटी कर सके, सुसु कर सके। सारा दिन बंदी रहती थी। फिर जब वो पॉटी करती थी तो हैंडपंप के पानी से उसके प्राइवेट पार्ट्स को साफ भी करता था। अब आप बताओ, ये कोई तुक की बात है? मानोगे आप? नहीं। उस लड़के को पकड़ने का एक ही कारण था कि इनके पास कोई एविडेंस तो था नहीं। एक कमजोर कड़ी को पकड़ा, उस परिवार की असली सांजीराम को पकड़ना था, दीपक खजूरिया को पकड़ना था। ये प्राइम इनके टारगेट थे। बाकियों को ऐसे ही लपेट लिया टेरर फैलाने के लिए। तो इस लड़के से पुलिस कस्टडी में लेके उसको बुरी तरह बेरहमी से टॉर्चर किया, फिर उससे साइन करवाए उर्दू में स्टेटमेंट्स के। उसको पता भी नहीं मेरे नाम से क्या। उसको कहा कि तुझे कहना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के सामने कि ये काम मेरे मामा ने मुझसे करवाया। उन्होंने कहा था ये षड्यंत्र रचा था और मैं भी इसमें लिप्त हो गया। फिर इन्होंने धीरे धीरे जनवरी 18 के बीच और अप्रैल 10 के बीच में, जब सेकंड रिवाइज चार्जशीट आई और 2-3 SIT बनी जी। जो तीसरी SIT के साथ जो इन्होंने नई चार्जशीट, रिवाइज चार्जशीट की, उसकी कहानी और भी उलझुल है। वो भी अगर आप पढ़ लें तो आप माथा पीटें कि भाई पुलिस हमारी इतनी निकम्मी है कि अगर उन्होंने अपने पॉलिटिकल बॉसेस के आदेश पर झूठ बोलना है तो कम से कम इंटेलिजेंट झूठ बोले। पर उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि हम कुछ भी कहेंगे चल जाएगा, और मीडिया तो हमारी रखेल है, कुछ भी उनके मुंह में डालेंगे, पेड मीडिया वो कर लेंगे। सेकंड चार्जशीट में आता है कि सांजीराम ने तय किया जनवरी के फर्स्ट वीक में कि बकरवालों को भगाना है, इनकी बेटी ले जाएंगे, उसको अबडक्ट करेंगे, इनको टेरराइज करेंगे। जबकि असलियत कुछ और है। इन्होंने कथुआ डिस्ट्रिक्ट से हिंदुओं को भगाना था, इसलिए टेरर
इन्फ्लिक्ट किया। अभी क्या बोला फिर कि यही उसका शुभम नेफ्यू और एक लड़का परवेश, जिनकी आपस में कोई बनती भी नहीं है, ये दोनों उस लड़की को जब वो ढूंढ रही थी घोड़े, तो ये दोनों मिले उसको जंगल में और कहा हम ढूंढवाते हैं, और फिर उसको रेप करने की कोशिश की। और वो क्योंकि थोड़ा रेजिस्ट की, तो उसको क्योंकि प्री प्लान था रेप, तो उसको अनकॉन्शियस करने के लिए मनार, वो तंबाकू की गोलियां होती हैं, वो उसके ठूसी गले में, वो ठूसी जा ही नहीं सकती, इतनी मोटी इतनी बदसूरत गोली होती है, पानी नहीं उनके पास, कुछ नहीं, पर वो ठूसी और वो एकदम बेहोश हो गए। अच्छा, कौन सा ऐसा सेडेटिव है कि ठूसो बेहोश, फिर वो रेप करते हैं, फिर उठा के मंदिर में लाके पटक देते हैं। और मंदिर कैसा है, मैंने वो भी प्रेजेंटेशन में दिया और किताब में भी फोटो दिए हैं। एक रेक्टेंगुलर कमरा है जिसमें ना कोई तहखाना है ना कोई छिपने की जगह है, एक ही पीस ऑफ फर्नीचर है, और वो फर्नीचर है 2 बाई 3 फीट का एक छोटा सा टेबल। उस टेबल के ऊपर वो अपना बर्तन या राशन का सामान जो प्रसाद के लिए होता है वो रखते हैं, कोने में पड़ा रहता है। इट इज ओपन टू फुल व्यू। मंदिर भी ऐसा है, जो खिड़कियां हैं उसमें शीशे भी नहीं है, या जाली है और ग्रिल है, ताकि मच्छर ना आ सके या जानवर ना आ सके। तो ग्रिल है और जाली है, कोई खिड़की ऐसी है ही नहीं कि आता जाता व्यक्ति भी ऐसे भी झांक ले, सारा अंदर का नज़ारा उसको दिख जाता है, क्योंकि लाइट भी आती है इन खिड़कियों से, सनलाइट पूरी आ रही है। 3 दरवाजे हैं, 3 गांव के लोगों के पास एक एक चाबी रहती थी, सुबह शाम लोग दिया जलाते थे। और जिन दिनों में कहा कि जनवरी 10 और 16 के बीच में इस लड़की को मंदिर में छुपा के रखा गया, उन दिनों लोहड़ी भी हुई और मकर संक्रांति भी। अब 13 जनवरी को लोहड़ी होती है, भंडारा होता है, लंगर होता है, तो किसी ने नहीं देखा, कीर्तन हुआ, कुछ पता नहीं। वो मनार और एक और बोला कि 2 दिन बाद या अगले ही दिन आके मनार के बाद एक एपिलेप्सी की एक ड्रग, एपिट्रिल ऐसा कुछ नाम, 0.05, ये पोटेंसी होती नहीं है, मिनिमम पोटेंसी उसकी होती है 0.5। 0.05 की पोटेंसी जो होती नहीं है ड्रग की, कि उसको वो 2 गोलियां खिलाई, उसके आधार पे वो फिर बेहोश हुई रही। और फिर इसका गैंग रेप हुआ, एक बार वहाँ हुआ, पहले उसकी कोशिश की गई, और फिर दूसरी बार उसको एपिड्रिल के सहारे। ये नहीं बोलते हैं कि क्या इस बीच में उसको होश आई। अच्छा, यहाँ मंदिर में तो उसको बांधा भी नहीं था, कहते हैं उस टेबल के ऊपर रख दिया, कभी कहते हैं टेबल के अंडर, कभी टेबल के ऊपर, और ऊपर दरिया बिछा दी। अब आप बताओ, रोज सुबह शाम लोग 3 गांव के आ रहे हैं, वो देखेंगे नहीं? फिर वो लड़की चिल्ला नहीं सकती, उठ नहीं सकती, उठी है तो उसका खुद का घर 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो भाग के भी जा सकती थी, कभी तो होश आया होगा। 7 दिन रही, क्या वहीं पे पेशाब किया, वहीं पॉटी की, क्या किसने साफ किया, उसकी भी स्मेल किसी को नहीं आई क्या? और फिर जो 2 फेस्टिवल होते हैं उसके बाद कहते हैं कि गैंगरेप के बाद तीसरी बार सांजीराम ने कहा वक्त हो गया, 16 तारीख को हमारे यहाँ फंडा कुछ रिचुअल्स होने हैं, बहुत से लोग आएंगे, तो अब इसका दफा रफा कर दो। तो 13 की रात को ये लेके गए कि अब इसको मार के ना कहीं फेंकना है। तो रास्ते में वो दीपक खजूरिया कहता है मैं तो रेप करूँगा इसको मारने से पहले, तो वो रेप करता है, साथ में विशाल। वो कहा गया कि वो बेचारा बच्चा सांजीराम का मुजफ्फरनगर जो मेरठ के पास है वहाँ पढ़ रहा है, वहाँ इम्तिहान दे रहा है, पूरा एविडेंस है, वहाँ का CCTV फुटेज है, उसके कॉलेज के प्रिंसिपल के पास एविडेंस था, फुटेज था कि वो इम्तिहान दे रहा था। उसकी लैंड लेडी ने फ़ोटो दिखाई कि ये मेरे घर में था, लोहड़ी के दिन भी हमारे घर आए थे प्रसाद लेने, वगैरह वगैरह। उसके दोस्तों को टॉर्चर किया गया, उसकी लैंड लेडी को टॉर्चर किया गया, उनसे झूठे बयान लिखवाने का पूरा प्रयास किया गया कि नो यही था। और ये भी कहा गया कि लाखों रुपया उसने घूस दिया है, किस लिए? कि कोई और उसका इम्तिहान लिख दे और
वो क्यों आया वहाँ से, भागा क्योंकि शुभम जो उसका कज़न है उसने उसे 12 तारीख को बोला, नहीं 11 को बोला कि देखो हमने एक लड़की अगवा की है, तूने भी आके रेप करना है, अपनी लस्ट सेटिस्फाई करनी है तो भाग के आ जा। वो इम्तिहान छोड़ के आ गया, भागा आया, ये नहीं बताते ट्रेन से आया, प्लेन से आया, चार्टर फ्लाइट की, कैसे पहुंचा। फिर आके भूल जाता है 1-2 दिन तक कि मैंने रेप भी करना था इसका। फिर वो लोहड़ी वाले दिन पहली बार रेप होता है कहते हैं, और फिर सांजीराम कहता है चलो अब इसको मार डालो, तो पहले ही दिन मार देते, रेप करते मारते खत्म। अच्छा, फिर फाइनली उसको अपने ही गांव के पिछवाड़े में, लिटरली सांजीराम के घर से 1.5 मिनट की वॉक मुश्किल है जहाँ पे इस लड़की को फेंका गया। कोई मूर्ख गधा भी क्या रेप करके लड़की को अपने पिछवाड़े में फेंकेगा। थोड़ी देर आगे जाके कहीं गड्ढा खोद देते और कहते क्यों वहाँ फेंका, क्योंकि जो कार एक लानी थी वो कार नहीं मिल सकी इन्हें, तो फिर इन्होंने कहा यहीं फेंक दो। अच्छा, गड्ढा भी नहीं खोदा, ऐसे ही उसको फेंक जिन्होंने इतनी स्ट्रेटजी बनाई वो लास्ट टाइम से वो स्ट्रेटजी नहीं बना पाए। इसमें 2 एसपी स्पेशल पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व इन्होंने कहा है, 2 पुलिस ऑफिसर, एक हेड कांस्टेबल और एक एक्टिंग एसएचओ जो था सब इंस्पेक्टर, वो भी शामिल हैं। पर एक गाड़ी नहीं, उसकी स्कूटर पे उठा के ले जाते, 1-2 किलोमीटर जाके गड्ढा खोदते। मेरे ख्याल से इससे अच्छी स्क्रिप्ट तो शायद क्राइम फाइल्स वाले ज्यादा अच्छी स्टोरी क्राइम फाइल्स तो मैं कहूँ कि अगर कोई नशेड़ी भी है ना, ड्रग एडिक्ट भी, उसको भी कहो एक स्क्रिप्ट लिख दे, वो भी अच्छे लिखेगा। वो तो भी फिर इसके पीछे मैम मोटिव क्या था, जो जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा कि क्या ये कोशिश थी, पॉलिटिकल कोशिश नहीं थी? पर एक और बात जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मानता कि रेप हुआ है। पोस्टमार्टम कहता है कि ना उस लड़की की बॉडी पे स्पर्म मिला, ना कपड़ों में। जब बॉडी में नहीं मिला स्पर्म और कपड़ों में नहीं मिला तो इसका मतलब रेप नहीं हुआ। इंटरनल ऑर्गन्स में कोई इंजरी नहीं है, ये भी पोस्टमार्टम कहता है। फिर इनका ये कहना था कि उसको चुन्नी से उसका गला घोटा गया और फिर उसको मार के बड़ा सा पत्थर लेके उसके सर पे 2-3 बार पटका जोर से। एक छोटी बच्ची के सर पे आप पत्थर मारो जोर से, उसको मारने, उसको किल करने के लिए, तो एक बूंद खून नहीं आया, एक हेयरलाइन फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई हड्डी नहीं टूटी, कुछ नहीं। पोस्टमार्टम कहता है स्कल इंटैक्ट। तो फिर इसका मतलब पत्थर की कहानी झूठी है। और पत्थर पे ना कभी टेस्ट हुआ कि उसमें कोई खून, उसमें भी तो एक कतरा होना चाहिए था, कुछ नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं है। मजे की बात है कि इतने 234 तो इन्होंने गवाह अरेस्ट करके गवाह बनवाए खून के और 114 को ड्रॉप किया। जो जेन्युइन गवाह थे उनको कोर्ट में पेश नहीं किया गया। हालांकि उन सब की जो टेस्टमनी इन्होंने पुलिस ने ली वो मैंने पढ़ी है, तो उसमें ही दिख जाता है कि जिनको ये गवाह बनाने के लिए पेश करने चाहते थे वो ही इनकी कहानी को बिल्कुल ट्रैश कर रहे हैं। मैम जैसे आपने बोला कि खून के धब्बे तो नहीं मिले, लेकिन आपकी किताब में साफ तौर से सारे दाग धब्बे जो हैं वो महबूबा मुफ्ती पर आ रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब एक मैलाफाइड अटेंशन थी, इसे पॉलिटिकल मोटिव था जिस वजह से ये सारा कुछ हुआ। और क्या ये डेथ के बाद प्लान हुआ या आपकी असेसमेंट ये कहती है कि डेथ मेरी 100% कॉन्फिडेंस से कहती हूँ वो लड़की को गायब कराने का काम भी इन्होंने किया। वो किस लिए? क्योंकि जो सेक्शन 2 है मेरी किताब का उसमें इनकी महबूबा मुफ्ती, तालिब हुसैन और इसके परिवार, ये तीनों की मिली भगत से वो लड़की गायब हुई। महबूबा मुफ्ती तो मेरे ख्याल से आपके साथ अच्छे टर्म्स भी थे, आपकी सहेली बहुत अच्छी थी, पर मैंने जब ये कथवा, उससे पहले भी हमारी थोड़ी दूरी बन रही थी क्योंकि मैं देख रही थी जैसे अमरनाथ एजिटेशन के वक्त भी थोड़ा मुझे लगा कि बहुत गलत है। उसके बाद रजनीश शर्मा का जो केस हुआ था मुझे उस वक़्त भी बहुत खटका हुआ और मेरी बहुत बहस भी हुई थी। ऐसे कई सारे इश्यूज़ पे मैं ज़रा सतर्क रहने लग गई थी, परंतु इसके बाद तो फिर मैंने इससे बात नहीं की। जब मुझे ये पक्का चल गया, मैं सच मानती हूँ वो मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते थे जैसे, पर अगर आप क्रिमिनल हो, मेरे सगा भाई भी अगर ये काम करे तो मैं उसको डिसोन कर दूँ, मैं उससे बात नहीं करूँ।
फिर मैं उसके खिलाफ बयान दूं सगे भाई के? तो महबूबा मुफ्ती कौन होती है? चलिए मैं मान भी लिया कि तो ये आपने कहा ना उसके ऊपर दाग धब्बे दिखते हैं, बिल्कुल। क्योंकि फेसबुक का जो नैरेटिव इसके परिवार के, इसके जो तथाकथित भाई, नकली बाप, नकली माँ, इन्होंने फेसबुक में जो नैरेटिव चलाया तालिब हुसैन की मदद से, इन्होंने 13 जनवरी 13-14 से अंदर ही अंदर बात करनी शुरू कर दी। पुलिस के पास शोर नहीं मचाया, किसी अखबार को खबर नहीं दी, लुकआउट नोटिस भी उसकी मौत के बाद छपता है, किसी टीवी चैनल को नहीं कहा कि हमारी बेटी गायब है। ये तो बहुत बड़ी खबर बनती। दे वर वेटिंग फॉर अ डेड बॉडी टू अपीयर। और फिर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू। केंद्र सरकार में भाजपा बड़े खुले तौर पे ये बोलती थी कि 1990 में जब कश्मीर पंडितों को निकाला तो केंद्र सरकार का सपोर्ट उन्हें था। अब यदि रसाना कांड में ये कुछ हुआ और महबूबा मुफ्ती इतना कुछ मैनेज कर रहे थे आपकी किताब के मुताबिक, तो क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी? जो 1990 के दशक में बीजेपी कहती है कि दूसरा ने किया, वो इन्होंने खुद किया। इससे जो उस वक्त इन्वॉल्वमेंट रही होगी उससे कहीं ज्यादा लिप्तता इस बार मोदी सरकार की है। क्योंकि इस बार तो हजारों जम्मू के हिंदू सड़कों पे आए, बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक की कॉल दी, जम्मू बंद हुआ, 2 मिनिस्टरों को इन्होंने रिज़ाइन करवाया, और ये जो हज़ारों लोग सड़कों पे आए, जम्मू बंद हुआ, मार्चेस हुई, क्या क्या मुजाहरे नहीं हुए, एक ही डिमांड थी ना, जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सीबीआई इंक्वायरी। वो सीबीआई तो पीएमओ के अंडर आता है। पीएमओ में जितेंद्र सिंह उसके ऊपर कथुआ के ही हैं। अब ये हो नहीं सकता कि उनको नहीं पता हो सच, क्योंकि कथुआ के एमपी हैं, उनको ये नहीं पता कि ये बिल्कुल मासूम लोग हैं और कभी आए इनसे मिलने तो नहीं आए। वजह क्या समझते हैं आप? वजह इनकी कोई कमजोरियां हैं कि महबूबा मुफ्ती ने जो भी उस वक़्त षड्यंत्र रचा, उसका मकसद था कथुआ डिस्ट्रिक्ट को जम्मू हिंदू विहीन करना। जैसे रजौरी पुंछ में हिंदुओं का बहुत बड़ा पलायन हो चुका है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी बन चुके हैं, कथुआ को भी मुस्लिम मेजॉरिटी बनाना, यही था उनका मकसद। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि इससे पहले भी आप एक किताब लिख चुके हैं जिसमें आपने मोदी सरकार को फेवर किया था कि मोदी की गलती नहीं थी और मोदी जी ने मुस्लिम्स का सपोर्ट किया था, बिल्कुल गांधीवादी सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर फिर ये इंप्रेशन जा रहा है कि यहाँ पर रसाना कांड में उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ किया। हाँ, 100%। तो फिर बीजेपी तो ये राग लाती है कि और मुस्लिम्स तो इसलिए खफा है बीजेपी से कि ये मुस्लिम्स के खिलाफ है। वो देखिए, मुस्लिम्स की ये वेल ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी रहती है, हिंदू को मारो भी, विक्टिमहुड भी बन जाओ। मोदी से इसलिए नफरत करते हैं मुसलमान, उसको अब देखना कर्नाटक में 2% वोट, 90% मुसलमानों ने वोट किया है शायद इस बार, है ना, हाईएस्ट एवर। उसमें केवल 2% वोट मोदी जी को मिला है, मोदी की पार्टी को। मोदी जी ने लुटा दिया खजाना देश का उनके ऊपर, मेहरबानियां कर करके हिंदू समाज को शॉक ट्रीटमेंट दिया है कि इतना भी आउट ऑफ द वे जाके कश्मीर के पत्थरबाजों को, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, कितने हज़ारों करोड़ों की स्कॉलरशिप्स, विदेश जाने के फंड, मदरसों को फंडिंग, मौलवियों को, मौलानाओं को तनख्वाहें दी जा रही हैं, आईएएस में भर्ती में इनकी स्पेशल आउट ऑफ द वे मदद की जा रही है। इतना लुटाया है देश का खजाना। हम तो हिंदू फिर जजिया पे कर रहे हैं, चाहे मोदी सरकार हमसे करवाई है। और उन्होंने वोट इसलिए नहीं देनी कि मुस्लिम को फॉल्स नैरेटिव चाहिए कि हिंदू मुझे मार रहे हैं, वो आपको पीटेगा भी और फिर हाय तौबा करेगा ताकि दुनिया में फैलाए कि हाय ये मुस्लिम मेजॉरिटी माइनॉरिटी है बेचारी। चाहे वो आके आपके घर की बेटी उठा के ले जाए और उसको बाजार में बेच रहा है नंगा, फिर भी वो नैरेटिव चलाएगा कि वो पिट रहे हैं, उनके साथ अन्याय होता है, उनके खिलाफ प्रेजुडिस है, इस्लामोफोबिया है, इस्लामोफोबिया को क्राइम बनाना चाहिए। जो इस्लाम के, अब नुपुर शर्मा के साथ क्या किया, उसने केवल इतना ही कहा था कि तुम मेरे इष्ट शिव के बारे में इतनी अभद्र बातें कह रही हो। मैं तो सच ही बोल दूं कि उन्होंने एक छोटी बच्ची के साथ शादी की थी। अब बताइए, मोदी जी ने नुपुर को चुप करवा दिया, उसकी जान खतरे में डलवा दी
और ये सब हो गया कि उसने कोई बड़ी इस्लाम के खिलाफ बात की थी, इसलिए मोदी जी उससे इतने खपा हो गए। पर ये संतुष्ट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनको नैरेटिव चाहिए विक्टिमहुड का। मोदी जी सोचते हैं, पता नहीं कहाँ से बुद्धि लेके आए मोदी जी, वो सोचते हैं कि मैं इन पे अपना प्यार उड़ेल दूंगा, देश के सारे रिसोर्सेज उड़ेल दूंगा तो ये मेरे हो जाएंगे। वो लेते भी हैं, 2 हाथों से नहीं 10-10 हाथों से लेते हैं और नफरत भी करते हैं कि ये मत सोचना कि हम विक्टिमहुड नैरेटिव छोड़ देंगे। हम लास्ट क्वेश्चन है कि जो नैरेटिव रसाना कांड को लेकर जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाया, एजेंसियों ने बनाया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने बनाया, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जिस तरह से पूरा दिख रहा था कि किसी तरह की सपोर्ट जो है उस नैरेटिव को पूरी तरह से की जा रही है, कोर्ट ने भी, हाँ कोर्ट के ऑर्डर्स भी रहे, तो आपको लगता नहीं धमकी दी आपके जम्मू बार एसोसिएशन को, लाथिया साहब जो कि बहुत रिस्पेक्ट वर्दी बंदे थे, नहीं रहे, बहुत बड़ा लाल सिंह जी अभी तक उसकी वो कर रहे हैं, बोगी हैं, अभी तक वो पार्टी लाइन से अलग है, अलग पार्टी बनानी पड़ी। तो इस सारे नैरेटिव के खिलाफ आप जाकर एक अलग नैरेटिव लेके आपने किताब भी छापी और अभी आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट में भी इसके खिलाफ जो है पूरी फाइट करेंगी, तो आपको लगता नहीं कि आप एक अलग दिशा में जा रही हैं और एक पूरी सरकार के साथ लड़ने की तैयारी है अपनी? मैं जिंदगी भर यही किया है, ये कोई पहली ऐसी किताब नहीं है। माया कोडनानी को भी, जिसके ऊपर ऐसे ही चार्जेस लगाए थे, मेरी इन्वेस्टिगेशन ने सिद्ध किया वो मासूम है, उसके ऊपर भी इसी तरह का झूठा अपराध बनाया, उसको भी फांसी का फंदा दे रहे थे। अब आई हैव बीन प्रूवन राइट, अगर वो भी आप पढ़ेंगे तो आई हैव बीन प्रूवन राइट, माया कोडनानी को अब बरी किया गया है, पर उसकी जिंदगी तो तबाह हो गई, जैसे इन परिवारों की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई और इनको कोई ढंग की लीगल एड भी नहीं मिली। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको मिल के इस वक्त इस कॉज को अपना के इन परिवारों को न्याय तो दिलवाने का काम हम सबका फर्ज बनता है, आपका, मेरा, सबका। परंतु जो असली कातिल है उस लड़की के, उसकी आत्मा जानती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने किया है, भाजपा के हाईकमांड ने किया है। एक सीबीआई की प्रोब या एनआईए की प्रोब कर देते, दूध का दूध पानी का पानी हो सकता था। तो मुझे लगता है कि ये हमें लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना ज़रूरी है और मेरा विश्वास है इस किताब में जो सारा एविडेंस मैंने इकट्ठा 8 के बिहाफ पे किया है, देखिए किसी एक ने 8 के खिलाफ जो झूठा एविडेंस है वो मैंने इन्हीं के डॉक्यूमेंट से सिद्ध किया है कि ये बकवास है। तो कोई भी जज अगर इसको पढ़ लेगा तो मेरा विश्वास है कि वो बरी नहीं करेगा, इसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी कि इतना झूठ और फरेब कैसे फैलाया गया, क्यों फैलाया गया और असली कातिल कौन है, उन तक पहुंचना फर्ज बनता है। बिल्कुल, हमारी अपील है कि ये किताब जो कि कड़वी सच्चाई करीब 640 पन्नों में दबी हुई है, इस किताब को न केवल हर किसी को पढ़ना चाहिए बल्कि जो कोर्ट के जजेस हैं जो कि इस विषय में कुछ फैसले सुना चुके हैं, अभी कुछ फैसले सुनाने बाकी है, उन्हें भी एक बार ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब हमने एक मूवी भी कई इस तरह की बन चुकी है, हम हैं हिंदुस्तानी लाइक, जिसमें जब ऑर्डर दे देती है कोर्ट, लेकिन उसके बाद जब जन संग्रह होता है उसके बाद भी इस बड़े बड़े डिसीजन जो है उन्हें बदलने पड़ते हैं। और इसमें जो कड़ी सच्चाई और जो एविडेंस प्रूफ किए गए हैं वो सच में आंख खोल देने वाले हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपको भगवान और ताकत दे इस सच्चाई को आगे ले जाने के लिए। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुट जाइए, हम सब एकजुट होके इस लड़ाई को लड़ें तो मुझे लगता है बच्ची को इंसाफ मिले, बच्ची को नहीं, हमारे हिंदू भाइयों को, मासूमों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ टिल द लास्ट ब्रेथ, मासूमों को, उनको कितना अपमान किया है उनका, और देखिए वो पूरा परिवार कैसे झेल रहा होगा ये ऐसे झूठे आरोपों को, जिन्होंने शायद कभी कॉकरोच नहीं मारा, वो कहा जाए कि इन्होंने रेप किया है, इतने संगीन और उज्जड़ जो इस्लामी करते हैं, जो इनका तालिबान करता है, जो ISIS करता है, वो जैसे हिंदू टेरर का फेक नैरेटिव चलाया था, वो ही ये कर रहे हैं हर बार कि हमारे ऊपर वो सब आरोप जबरन झूठे नैरेटिव के तहत मढ़े, ताकि लगे ये सभी हिंदू तो हैं ही ऐसे, तो इनकी क्या सुननी। चलिए, उम्मीद करेंगे कि किताब जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आप जुड़ रही है जमुना न्यूज़ के साथ।